नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने उच्च क्षमता वाले रेडियो रिले जिन्हें की SCRR कहा जाता है, यानी कि हाई कैपेसिटी रेडियो रिलेज कहा जाता है, उनके लिए एक RFI जारी की है, जिसमें सेना के द्वारा 800 यूनिटों की खरीद की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि इन SCRR का उपयोग उच्च ऊंचाई, पहाड़ी मैदान और रेगिस्तानी क्षेत्रों में सुरक्षित हाई बैंडविड्थ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक स्थापित करने के लिए किया जाएगा। ये रेडियो रिले टैक्टिकल युद्ध क्षेत्र में फ्रीक्वेंसी होपिंग का उपयोग करके निश्चित यानी कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में भारतीय सेना के लिए आवाज, डेटा और वीडियो प्रसारित करेंगे। हर प्रणाली 3 कर्मियों के द्वारा संचालित होगी और इसमें रेडियो, एंटीना और पावर सब सिस्टम भी शामिल होंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल श्रीलंका पहुंचे हैं। वहां कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में वे भाग लेने पहुंचे। श्रीलंका पहुंचने पर उन्होंने कहा कि समुद्री पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका, मालदीव और भारत की सुरक्षा चिंताएं करीबन समान है। हमारा तट संवेदनशील है और कई खतरे इसमें मौजूद है, साथ ही हम इस पर मिलकर काम करेंगे। कोलंबो में 5वीं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव किया जा रहा है। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले के बीच यूएस इंटेलिजेंस ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि पहले की तुलना में भारत सरकार का नेतृत्व करने वाली सरकार पाकिस्तान को और ज्यादा सैन्य बल से जवाब दे सकती है। इसके अलावा यूएस इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका का हस्तक्षेप करना जरूरी है। साथ ही अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि चीन के द्वारा सैनिकों की तैनाती बढ़ाए जाने से दोनों परमाणु शक्तियों के बीच सशस्त्र टकराव भी हो सकता है, जिससे अमेरिकी हितों को नुकसान होगा और ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका के हस्तक्षेप की जरूरत है। यानी कि अमेरिका बार बार अपने हस्तक्षेप की कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि अमेरिका एक वो देश है जो 2 देशों को लड़वा कर अपनी रोटियां सेकता है। ऐसे में इस बात को तो हम मान सकते हैं कि भारत की जो मौजूदा सरकार है वो काफी मजबूत और सशक्त है और पाकिस्तान को घंटों में ही धूल चटा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका बीच में दखलंदाजी करे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने कहा कि भारत ने चीन को साफ तौर पर कह दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए जरूरी है और ये संबंध आपसी सम्मान, एक साझी संवेदनशीलता और आपसी हित के तीनों साझा बिंदुओं पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध की इच्छा रखता है, लेकिन ये देश की सुरक्षा की कीमत पर नहीं हो सकता है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब हाल ही में यानी कि 1-2 दिन पहले ही चीन ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और यही नहीं, इसके अलावा भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख गतिरोध को दूर करने के लिए एक टॉप कमांडर स्तर की बातचीत भी होने वाली है। यही विदेश मंत्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने यह भी कहा कि भारत की नेबर फर्स्ट यानी कि पड़ोस प्रथम की नीति है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ हमारे संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण भारतीय रक्षा क्षेत्र को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कारण है कि मॉस्को के पास सेल्फ सफिशिएंट पावर है, वो अपनी उत्पादन क्षमताओं के मामले में स्वावलंबी है। नीति आयोग के सदस्य VK सारस्वत ने इस बारे में जानकारी दी। रूस द्विपक्षीय करार यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत के लिए रक्षा उत्पादों और साजो सामान के लिए सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस के पास सैन्य साजो सामान के विनिर्माण के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं भी मौजूद हैं। वे उत्पादन क्षमताओं के मामले में स्वावलंबी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पहले ही कहा है कि अब सरकार 68% रक्षा साजो सामान को स्वदेशी श्रेणी के तहत चाहती है और 2022-2023 के बजट में वित्त मंत्री ने ये घोषणा की थी कि देश में अधिक से अधिक उद्योग होने चाहिए जो सशस्त्र बलों के लिए सैन्य साजो सामान को बनाएंगे। स्टॉकहोम के थिंक टैंक ने कहा था कि 2011-2015 और 2016 और 2020 के बीच भारत के हथियारों का आयात 33% कम हुआ है और रूस सबसे प्रभावित आपूर्तिकर्ता है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी किया जिसमें कहा जा रहा है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 12 आतंकी कश्मीर में घुसपैठ कर चुके हैं। देश की सीमा में मौजूद ये सभी 12 आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के हैं। साथ ही ये विदेशी आतंकवादी जुमागुंड के जंगलों यानी कि केरन सेक्टर के रास्ते 2 अलग अलग बैच में 13 और 14 फरवरी 2022 को भारत की सीमा में दाखिल हो गए थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक विदेशी मूल के ये आतंकी सोपोर और बांदीपुरा इलाके में छिपे हो सकते हैं। इन 12 आतंकियों के पास सैटेलाइट फोन भी मौजूद है, साथ ही साथ इनके पास हैंड ग्रेनेड भी मौजूद है। पाकिस्तान ने फरियाद लगाई है चीन से कि उसको 21 अरब डॉलर की सहायता दी जाए। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा कर्ज के 10.735 अरब डॉलर और जमा कोष के रूप में 10 अरब डॉलर के रोल ओवर का अनुरोध किया है। इस तरीके से ये जो कुल सहायता राशि हो जाती है वो 21 अरब डॉलर की हो जाती है।
फरवरी में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चीन की यात्रा पर गए थे तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था पैसे मांगना। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुद्रा स्वैप व्यवस्था को बढ़ाकर 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का प्रस्ताव भी कर दिया। पाकिस्तान की जर्जर और विनाशकारी आर्थिक स्थिति ने देश को विभिन्न देशों से ऋण लेने के लिए मजबूर कर दिया। चीन और सऊदी अरब ने पिछले कुछ वर्षों में पहले ही चीन को एक बड़ा कर्ज दिया था और दिसंबर 2021 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया था। न जाने इस ऋण का अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो पाकिस्तान ही जानता है, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है और रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर लगातार बमबारी की जा रही है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि युद्ध संकट के बीच अब परमाणु संयंत्र से खतरनाक विकिरणों की निगरानी नहीं की जा सकेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रूसी सैनिकों ने हमले के बाद चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र से कुछ अहम उपकरणों को निकाल लिया है, जिनके जरिए रेडियो एक्टिव कचरे में परमाणु पदार्थ की निगरानी की जाती थी। आगे उन्होंने बताया कि इस परमाणु संयंत्र से मॉनिटरिंग सिस्टम हटाए जाने के बाद लोगों की सुरक्षा को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इसे हटाए जाने की वजह से डेटा प्रसारित होना बंद हो गया। ऐसे में परमाणु संयंत्र से खतरनाक विकिरणों की निगरानी नहीं की जा सकेगी। प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी अब जाने वाली है। ऐसे में इधर से उधर भाग रहे हैं इमरान खान। दरअसल पाकिस्तान की मीडिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि विपक्ष ने इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों के कुल 86 सांसदों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। इस अविश्वास प्रस्ताव से पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब पीडीएम अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में है। ऐसे में ये सवाल उठाया जाता है कि क्या इमरान सत्ता से बेदखल हो सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान में अगर इमरान सरकार के सहयोगी दल सरकार से अलग होते हैं तो देश में आम चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए ये भी ठीक नहीं है। साथ ही एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के वर्तमान आर्थिक हालात के मद्देनजर पाकिस्तान में आम चुनाव कतई ठीक नहीं होगा। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प भी होगा कि इमरान सरकार के सहयोगी दल क्या रुख अपनाते हैं। यही नहीं, अगर इस तरीके की अस्थिरता लंबे समय तक चली तो सेना का दखल और बढ़ जाएगा। अगर ये गतिरोध लंबा चलता है तो संभवतः सत्ता पर सेना का कब्जा हो जाएगा। हालांकि सेना अभी मौन है और हर राजनीतिक गतिविधि पर सेना की पैनी नजर बनी हुई है। यूक्रेन पर रूस लगातार कहर बरपा रहा है। ऐसे में यूक्रेन का बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने कई देशों से भी मदद मांगी, लेकिन रूस की धमकियों के आगे बड़े बड़े देश झुक गए। इस युद्ध की एक ही वजह है यूक्रेन का नाटो में शामिल होने की योजना। हालांकि राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने साफ तौर पर कह दिया है कि यूक्रेन अब नाटो का सदस्य नहीं बनेगा और वो ना ही इसकी मांग भी करेगा। जेलेंस्की की बातों से इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वे हार मान चुके हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व निदेशक एम अन्नादुरई ने कहा कि भारत की आजादी के 75वें साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 छात्र उपग्रहों के एक समूह को एक साल में प्रक्षेपित किए जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी कांग्रेस एसोसिएशन ने विभिन्न भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के साथ महत्वाकांक्षी 75 छात्र सैटेलाइट समूह के कार्यक्रम को शुरू किया है। उपग्रहों का निर्माण छात्रों के द्वारा किया जाएगा। इस साल किसी भी समय 3 या 4 सैटेलाइट लॉन्च किए जाने की भी योजना बनाई जा रही है और बाकी के सैटेलाइट्स को 2023 के पहले लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। अन्नादुरई ने कहा कि इन 75 सैटेलाइट्स को तैयार करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप उपग्रह किट भी आपूर्ति करेगा, ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र इसे इकट्ठा कर सके और इसके डेवलपमेंट के काम को कम कर सकें। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि इसरो के रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV के द्वारा 2021 में यूनिटी सैट के नाम से जाने जाने वाले 3 छात्र निर्मित सैटेलाइटों को लॉन्च किया गया था और अब छात्र उस परियोजना से मिली सीख के आधार पर 75 सैटेलाइट्स का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे अब देखे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।